हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज एक बार फिर से हम इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना प्रश्न नंबर 1 है, अर्थ तार का आकार किस पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो अर्थ वायर है, इसका ये जो साइज है, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है अर्थ वायर में प्रभावित होने वाली अधिकतम फॉल्ट करंट। यानी ये जो अर्थ वायर है इसमें से जो फॉल्ट करंट होगी, देखो वैसे तो अर्थ में कोई भी करंट नहीं होती है, लेकिन जब लाइन में फॉल्ट आता है तब अर्थ में से करंट फ्लो होता है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में अर्थ में से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होता है। ऑप्शन बी देखिए, सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पे, यानी ये जो हमारी लाइन है इसमें कितना करंट बह रहा है, क्या इस पे डिपेंड करेगा हमारे अर्थ वायर का साइज। ऑप्शन सी देखिए, मृदा का प्रतिरोधकता, यानी जो हमने जहाँ पे अर्थिंग की है उस मिट्टी की जो प्रतिरोधकता होगी उस पे डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी दोनों, यानी जो अर्थ में से फॉल्ट करंट बहेगी उस पे भी डिपेंड करेगा, और जो हमारी मृदा यानी जहाँ पे हमने अर्थिंग की होगी उस मिट्टी का जो रेजिस्टेंस होगा उस पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फीडर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रिले है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर 11 केवी के फीडर्स हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए कौन सी रिले का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन ए है अंडर वोल्टेज रिले, ऑप्शन बी है थर्मल, ऑप्शन सी है ट्रांसले रिले, ऑप्शन डी है ग्लूकोज रिले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रांसले रिले। इस रिले का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे फीडर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और ये जो ग्लूकोज रिले है इसका इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, थर्मल रिले। इस रिले का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी मोटर ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम थर्मल रिले का इस्तेमाल करते हैं। और फिलहाल के लिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसले रिले का इस्तेमाल किया जाता है फीडर की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए ब्रिज में से किसका उपयोग फ्रिक्वेंसी मापने के लिए किया जाता है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है किसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंसी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन बी है हे ब्रिज, और ऑप्शन सी है एडिसन ब्रिज, और ऑप्शन डी है वेन ब्रिज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी हुआ है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड समानता किसका बना होता है, यानी जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर होगा उसका जो एनोड होगा वो कौन सी धातु का होगा। ऑप्शन ए है मरकरी का, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसका अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट का बना होता है मरकरी आर्क रेक्टिफायर का एनोड। और अगर कैथोड पूछ लिया जाता तो कैथोड बना होता है मरकरी का और एनोड होता है ग्रेफाइट का। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है, यानी आपसे पूछा जा रहा है एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वायरिंग घर्षण अधिक होता है, ऑप्शन बी है लोड में अचानक परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी है वायु अंतराल में कमी, और ऑप्शन डी है वायु अंतराल में वृद्धि। तो ये हंटिंग होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़ी होगी तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, उसमें अगर हम अचानक लोड में कोई परिवर्तन कर देते हैं जिसका कारण क्या होता है, जो हमारा स्टेटर जो होता है वो रोटर से आगे जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण मोटर वाइब्रेट होती है। तो इसके लिए हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से रोटर पे,
डैम्पर बाइंडिंग की जाती है हंटिंग को कम करने के लिए। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। लोड में जब अचानक परिवर्तन कर देते हैं तो उसके कारण स्टेटर और रोटर के बीच में एक गैप आ जाता है जिसे हंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है। रेफ्रिजरेटर यानी जो हमारी फ्रिज होती है उनमें कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस कैपेसिटर की आयु सबसे कम होती है। ऑप्शन ए है गैग कैपेसिटर, ऑप्शन बी है वायु कैपेसिटर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ऑप्शन डी है पेपर कैपेसिटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कुछ इस तरह का दिखता है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसकी जो आयु होती है वो सबसे कम होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉगिंग शब्द किससे संबंधित है। अगर आपने इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी तो आप कॉगिंग के बारे में जानते होंगे। बेसिकली कॉगिंग होता क्या है, मोटर का जो स्टेटर और रोटर होता है इंडक्शन मोटर का, वह मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है जिसे कॉगिंग के नाम से जाना जाता है या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडक्शन मोटर से संबंधित है कॉगिंग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट ट्रांसफार्मर के किस टेस्ट के समान है। यहाँ पर टेस्ट है, किस टेस्ट के समान है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, ओपन सर्किट टेस्ट के समान है, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान है, ऑप्शन सी है बैक टू बैक टेस्ट और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। और ये रोटर ब्लॉक टेस्ट होता क्या है, ये टेस्ट जो है ये इंडक्शन मोटर का, केवल इंडक्शन मोटर में ये वाला टेस्ट होता है और इसमें क्या होता है, रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है और मोटर को फुल वोल्टेज का कुछ 1% वोल्टेज दिया जाता है और जिससे मोटर के कॉपर लॉस वगैरह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु का डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितना है। ये वाला प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 kb पर mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको mm दिया गया है, मीटर में दिया गया है, नैनोमीटर में दिया गया है और सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 3 kb आता है तो आपने फिर mm वाले ऑप्शन के साथ आना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 kb पर mm। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, आरंभ में वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ट्यूबलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो होता क्या है, ट्यूबलाइट में स्टार्टिंग में एक हाई वोल्टेज चाहिए होती है, इसके लिए उसमें चॉक का इस्तेमाल किया जाता है। चॉक एक हाई वोल्टेज डेवलप करता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूब में स्टार्टिंग करंट के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चॉक का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर का क्या काम होता है, तो कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारता है एक ट्यूबलाइट में और फेज को भी ये स्प्लिट करता है। ऑप्शन डी स्टार्टर दिया गया था और स्टार्टर ट्यूबलाइट में क्या काम करता है, ये एक बाइमेटालिक स्विच की तरह कार्य करता है जो कुछ टाइम के बाद सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। तो सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम जो होता है ये स्टार्टर का होता है, हाई वोल्टेज डेवलप करने का कार्य चॉक का रहता है। कैपेसिटर पावर फैक्टर और फेज स्प्लिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के लिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 0 वाट का लैंप है, इसका इस्तेमाल घरों में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो ये वास्तव में कितनी वोल्टेज का खपत करता है, इसके ऑप्शन है 15 वाट, ऑप्शन बी है 25 वाट, ऑप्शन सी है 35 वाट और ऑप्शन डी है 0 वाट। तो इसका अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
नहीं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 वाट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी मैगर में नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा विकसित किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हम अक्सर जब मीटर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो ज़्यादातर स्प्रिंग द्वारा ही लगाया जाता है, लेकिन जो मैगर के केस में होता है इसमें जो नियंत्रण टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, ये जो होता है ये कॉइल द्वारा विकसित किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉइल के द्वारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो मैगर में डेवलप किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्विनबर्न टेस्ट के दौरान डीसी मोटर को रखा जाता है। ऑप्शन ए है फुल लोड पर, ऑप्शन बी है नो लोड पर, ऑप्शन सी है किसी भी लोड पर और ऑप्शन डी है 3/4 लोड पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो लोड पर रखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। पहले से भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी आप ज़रूर से देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।